हेलो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे CHO0002 का प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन में ब्लॉक 1 मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसीज इंक्लूडिंग फर्स्ट एड, जिसकी यूनिट है फर्स्ट कॉमन कंडीशंस फर्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम GI सिस्टम, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपने पढ़ा होगा। उनसे रिलेटेड कुछ जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो आपको मैनेज करना है, डायग्नोज करना है, इसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको देखिए कि क्या क्या टॉपिक्स में कवर होते हैं। जो टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं। पेन, जिसमें असेसमेंट है, आइडेंटिफाई साइट, मैनेजमेंट एंड रेफरल। सेकंड है नोजिया एंड वॉमिटिंग। थर्ड है डायरिया। डायरिया में भी टाइप्स हैं, जैसे कॉलेरा है, बेसिलरी डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री। कॉन्स्टिपेशन, जॉइंडिस, GI ब्लीडिंग। GI ब्लीडिंग में अपर GI ब्लीडिंग और ब्लीडिंग पर रेक्टम। इसके अलावा है डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड नेक्स्ट डिस्फेजिया एंड डिस्पेप्सिया। इस तरीके से यूनिट कंप्लीट होती है। तो हम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप फटाफट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। इस यूनिट में हम मेनली फोकस करेंगे GI सिस्टम पे, जिसमें हमने देख लिया पेन है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ब्लीडिंग है, डिस्टेंशन है। ये जो प्रॉब्लम है कंटिन्यू हर डे टू डे, ये माइनर इश्यूज हैं, कॉमनली अफेक्ट करते हैं पर्सन को, और ये जब अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाए तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इन्हें प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। ठीक है, जो प्राइमरी केयर सेंटर होते हैं, PSCA सब सेंटर होते हैं, इन्हें प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना है, डायग्नोज करना है, और हमें इसको चेक करना है, असेसमेंट करना है कि प्रॉपर तरीके से इनको साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल साइंस को देखते हुए हमारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए हमें पेशेंट को असेस करना है प्रॉपर तरीके से। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम उनको प्रॉपर प्राइमरी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें हम तुरंत, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की, तो हम उनको तुरंत रेफ़र कर सकते हैं, ताकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके और वो उनको प्रॉपर उनकी हेल्थ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है पेन। अब पेन क्या होता है? पेन कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन एक वार्निंग साइन होता है, वार्निंग, जिससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई अंदर डिजीज़ प्रोसेस चल रहा है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसे इग्नोर नहीं करना है, उसको कंटिन्यू हमें पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेनी है कि कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी जगह से हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। इन सबको हमको आइडेंटिफाई करना है और हमें अर्जेंटली उसमें अटेंशन देना है। ठीक है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम असेस कर सकते हैं पेन को। तो वो है QROPQRSTUV। ये एक एक्रोनाइम है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेन आखिर उसका क्या कारण है। ठीक है, तो फर्स्ट O मीन्स होता है ऑनसेट। ऑनसेट मतलब होता है ये कब से हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, कितने ड्यूरेशन तक ये पेन आपको हो रहा है। नेक्स्ट P मतलब होता है प्रोवोकिंग या पैलेटिंग। प्रोवोकिंग मतलब होता है कि कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कब ये ठीक आपको अच्छा फील होता है, और कब आपको बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, Q मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है कि आपको इसकी वजह से क्या फील हो रहा है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको बहुत तेज़ी से, मतलब एक चुभन पेन हो रहा है, एक डल पेन हो रहा है, वो आपको क्वालिटी कहलाता है। नेक्स्ट है रीजन और रेडिएशन। रीजन मतलब होता है कि कौन से पेट के आसपास है, किस तरफ है, सीधे हाथ की तरफ, बीच में, उल्टे हाथ की तरफ, कौन सा रीजन है। और रेडिएशन मतलब किस तरफ फैल रहा है, मतलब आपके बैक साइड में जा रहा है, लोअर बैक में हो रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, ये रेडिएट हो रहा है या एक जगह ही पॉइंट कर रहा है, तो वो आपको बताना है। एस मतलब होता है सीवियरिटी। सीवियरिटी मतलब कितनी सीवियरिटी से ये पेन आपको फील हो रहा है। ठीक है, इसको ग्रेडिंग कर सकते हैं हम उसको विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू, मतलब उसके एक्सप्रेशन के थ्रू 0 से 10 एक स्केल पॉइंट आता है, जिससे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसको पॉइंट्स कर सकते हैं और हमको सीवियरिटी का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर पेशेंट उसको बता नहीं पा रहा है तो। ठीक है, इसके अलावा हम उससे पूछेंगे इसके अलावा भी आपको कोई और भी कंप्लेन है क्या। ठीक है, इसके अलावा होता है टी। टी मतलब होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब आपने क्या मेडिकेशन और ट्रीटमेंट लिया है अभी तक, क्या यूज़ किया है, और क्या वो इफ़ेक्टिव रही है या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। ठीक है, और आप इसके से पहले आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है पेन के लिए, ये सब हम उससे आइडेंटिफाई असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है यू, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब क्या आपको वो जो भी उन्होंने बताया है वो आपको समझ में आया है, मतलब आपको ये जो भी कॉजिंग है, सिम्टम है, उसका रीज़न पता चला है, या उसका जो फैमिली है उसको पता चला है कि क्यों हो रहा है
है, ये सब कुछ हमको उसको असेसमेंट करने के लिए हमें ये एक्रोनाइम यूज़ करना है, जिससे हम असेस कर सके पेन की रेफरेंस को, कितनी पेन है, कैसे है, कब से है, ये सब चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सके, उसे प्रॉपर तरीके से हम रिकॉर्ड करना है, रिपोर्टिंग करनी है। अब फर्स्ट उसने देखा है कि आइडेंटिफाई करना है साइट ऑफ पेन। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा है कि हमने इस जो एब्डोमेन है उसको टोटल 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। जो इस प्रकार है, जो राइट साइड है वो राइट एंड लेफ्ट, और बीच का जो है वो मिडल एरिया है, ठीक है। जो राइट में है वो हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। जो अपर साइड में होता है उसको हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन बोलते हैं, और जो मिडल में होता है वो लंबा रीजन होता है, और जो नीचे वाला रीजन होता है वो इलियक फोसा रीजन होता है, ठीक है। अब उसको आप इजीली बांट सकते हो, ठीक है। आर मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबा रीजन एंड लेफ्ट लंबा रीजन, एंड जो नीचे नीचे है वो राइट इलियक फोसा एंड लेफ्ट इलियक फोसा। जो मिडिल पार्ट होता है वो अपर जो होता है वो एपिगेस्ट्रियम, अम्बलाइकल पार्ट जो अम्बलाइकस, और नीचे जो एसपी है वो प्यूबिक रीजन के जस्ट ऊपर, सुप्रा प्यूबिक रीजन। इस तरीके से 9 कंपार्टमेंट में हमने डिवाइड किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम, अगर पेशेंट ने राइट साइड हाथ लगा के बोला है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में उसको पेन है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जो जो ऑर्गन्स इंक्लूड हैं उनसे रिलेटेड उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर वो रेडिएट हो रहा है तो ये हम आइडेंटिफाई करना है हम इस साइट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर पेन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में तो हम क्या असेस कर सकते हैं कि अगर पेन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में और वो रेडिएट हो रहा है शोल्डर से लेके स्कैपुलर एरिया तक, तो हम ये सोच या फिर ये डायग्नोस कर सकते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, या फिर डायफ्राम या डायफ्रामेटिक इरिटेशन की वजह से है, ठीक है। या इसकी वजह से मतलब कोई ना कोई लंग्स में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से हम कंप्लीटली पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस वजह से पेन हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसको अदर सिम्टम्स भी दिखाई देंगे, जैसे कि एनोरेक्सिया है, नोजिया, वॉमिटिंग है, फीवर है। इसके अलावा धीरे धीरे जो स्टेज चेंज होगी तो उसके जो आइज़ है वो भी येलोइश कलर की दिखाई देगी, स्किन और यूरिन, ठीक है। ये सब दिखाई देने के बाद हम इसको थोड़ा देख सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि कोई ना कोई उसको लिवर में इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर पेन एपिगेस्ट्रियम रीजन में मिडल पेन हो रहा है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टमक से रिलेटेड है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर बीच में अगर प्रॉब्लम है या ड्रग या वायरल या कोई ना कोई इन्फेक्शन है स्टमक के अंदर, ठीक है, उस पेन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वो पेन बैक के साइड फील हो रहा है तो हम पैनक्रियाटिक इन्फेक्शन बता सकते हैं कि पैनक्रियास में भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पेन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, मतलब लेफ्ट साइड अगर पेन फील हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको कोई ना कोई ट्रॉमा है स्प्लेनिक में, स्प्लीन जो है उसमें कोई ट्रॉमा है। इसके अलावा अगर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है तो जैसे चेस्ट वॉल या लंग्स या स्टमक में कोई ना कोई तेज़ी से कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से उसको लेफ्ट साइड में पेन हुआ है। अगर लंबा रीजन में, लंबा जो एरिया है राइट लेफ्ट और बीच में अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई उसको रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड कोई कॉज हो सकता है, जैसे किडनी स्टोन हो सकता है, या किडनी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब चीज़ें उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बीच में सेंट्रली अम्बलाइकल लेवल पर उसको पेन हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर पेरिटोनल कैविटी जो है उसमें कोई ना कोई प्रकार की इन्फेक्शन है। अगर हम जब बीच में हाथ लगाएंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पेन है, बहुत टेंडरनेस है या रिजिडिटी, और पेशेंट को हाथ लगाते ही बहुत बुरी तरीके से पेन है, उसका मतलब पेरिटोनाइटिस की कंप्लेन हो सकती है, तो हमें तुरंत उसको रेफरल करना है। और अगर पेन आइदर साइड इलियक फोसा के दोनों साइड अगर है, इसका मतलब कोई ना कोई अपेंडिक्साइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर कोई ना कोई कॉलन के अंदर कोई इन्फेक्शन पाया जा रहा है। इस तरीके से हम उस क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग पेन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। अब उनका मैनेजमेंट कैसे करना है पेन का, तो सबसे पहले जो हम आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पेन हो रहा है, और हम उसका फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जो स्पास्मोडिक अगर कंटिन्यू तेज़ी से पेन आ रहे हैं तो हमें एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स देनी है, एनाल्जेसिक्स देनी है, ठीक है। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं, जैसे कि हाइसिनिक ब्यूट्रीबुराइड ड्रग होती है, 10 mg टैबलेट होती है, या फिर 20 mg इंजेक्शन होता है जो 3 to 4 टाइम्स देना है अगर बहुत सीवियरली कॉलिक की पेन मतलब चुभन वाला पेन अगर फील हो रहा है,
जैसे कि कोई यूट्रिक स्टोन या इंटेस्टाइनल या बिलियरी में कोई बहुत तेज़ी से पेन है तब दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी है, जैसे डाइक्लोफेनेक है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है 50 mg to 75 mg, या आइबुप्रोफेन यूज़ की जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं दी जाती है। इसके अलावा पेंटाजोकिन ड्रग्स होती है, मॉर्फिन होती है, ठीक है, पैथिडीन है और टैमसुलोसिन है। ये सब ड्रग्स क्या हैं, हम प्रेस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू द पेन, जहाँ पर पेन हो रहा है। ठीक है, अगर कंडीशन बहुत सीवियरिटी होती जा रही है, पेशेंट का टेकिकार्डिया है, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस है, टैकेपनिया हो रहा है और हाइपरटेंशन हो रहा है, तो तुरंत उसे इमिडिएटली रेफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट हो गया पेन, नेक्स्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंप्लेन लेकर अगर पेशेंट आता है, इसका मतलब उससे कोई ना कोई स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है या ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, इनकी वजह से ही पेशेंट क्या कर रहा है, कंटिन्यू वॉमिटिंग कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा एब्डोमिनल उसका वॉमिटिंग के साथ साथ उसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड है, मतलब फूला फूला फील हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। ठीक है, ये सब डायग्नोज करते हैं कि इसको कोई ना कोई इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और उसकी वजह से तुरंत उसको हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर पेशेंट मतलब नोजिया एंड वॉमिटिंग के साथ मतलब अलग अलग रीज़न उसके बहुत सारे इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि उसको कंटिन्यू इलनेस है, ठीक है, या फिर कोई और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करना है, आईवी फ्लूइड देना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, एनाल्जेसिक एंड एंटीस्पास्मोटिक देना है कि कोई पेन हो तो। इसके अलावा अगर उसको वॉमिटिंग कंटिन्यू है तो जैसे कि इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में होता है ऑनडेन, वो 8 mg IV या ओरली दी जाता है 6 to 8 हार्ली के अंदर। ठीक है, इसके अलावा MCP मेटोक्लोप्रोमाइड होती है 10 mg इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, प्रोमिथाजाइन है। ठीक है, अगर पेशेंट को मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग है तो टैबलेट साइक्लिजीन होती है। ठीक है, इसके अलावा डोम्पेडोन होती है 10 mg टैबलेट दी जाती है। ठीक है, लेवोसल्फराइड होती है 25 mg टैबलेट। ये सब अकॉर्डिंग टू द पर्सन की कंडीशन और कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग टैबलेट या इंजेक्शन हमको दिए जाते हैं। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन दी जाती है कि आपको सॉल्टी फूड वेजिटेबल्स ये सब ओपन सरफेस में नहीं रखना है, जितना हो सके आपको पानी पीना है, डिहाइड्रेशन से बचना है। ठीक है, अगर रेफरल करना है, अगर पेशेंट कंटिन्यू डिहाइड्रेटेड है, शॉक में है और पेशेंट अगर डायबिटीज़ है, ठीक है, और हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में, सेप्टिसीमिया कंडीशन में है और जॉन्डिस है या और सीवियरली इलनेस है, तो हमें तुरंत उसको रेफर करना है। नेक्स्ट कंडीशन आती है डायरिया। डायरिया भी मोस्ट कॉमन कंडीशन है जो कि एक सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन अगर पेशेंट हाइड्रेटेड है तब तक, अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो उसको तुरंत हमें रेफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो टाइप आता है, फर्स्ट आता है कोलेरा। कोलेरा एक सीवियरली वाटरी डायरिया कहलाता है। ठीक है, जो एक इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है ये। ठीक है, इसमें पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो जाता है और हमें इसे तुरंत नोटिफाई करना होता है। इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ी से उसको डायरिया है, उसमें ब्लड नहीं है, म्यूकस भी नहीं है, कोई ऐसी ऑर्डर भी नहीं है, ओनली सिर्फ वाटर डायरिया, और उसका कलर कैसा होता है, ग्रे एंड टर्बिड होता है। इसका मतलब है राइस वाटर स्टूल, जैसे चावल का पानी होता है, इस तरीके से उसको दस्त हुई होती है। ठीक है, उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैटल, बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसके साथ शॉक भी जा सकता है पेशेंट। हमें इसके लिए असेसमेंट करना है, जो भी वाटर सोर्सेज हैं उनको असेसमेंट करना है, हिस्ट्री लेनी है पर्सन की कि किस तरीके से हुआ है, और मैनेजमेंट के अंदर हमें ट्रीट करना है उसका डिहाइड्रेशन और अदर पर्सन में ना फैले ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको हमें रोकना है। ठीक है, उसको ORS सॉल्यूशन से हमें प्रिवेंट करना है डिहाइड्रेशन को। टोटल हमें 4 हार के अंतर्गत 2200 to 4000 ml उसको प्रोवाइड करना है ORS को। कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती है, और मेंटेन करना है इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना है, और IV फ्लूइड्स प्रोवाइड करना है अगर कंटिन्यू डिहाइड्रेशन बना रहा तो। ठीक है, और वाइटल साइंस टू हार्डली चेक करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर राइस जो वाटर स्टूल है, कंप्लीट वाटर स्टूल कंटिन्यू होता जा रहा है, तो हमें कंप्लीट पेशेंट को ओनली फ्लूइड्स पे रखना है, और पल्स रेट अगर 100 पर मिनट से ज़्यादा है, ड्राई टंग है, यूरिन आउटपुट कम है और सनकेन आइज होती रही है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना है और पेरेंटल ट्रीटमेंट पे रखना है। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन को 2 टाइप्स में बांटा गया है, एक मिड है, माइल्ड है, और एक सीवियर है। पेशेंट के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेशेंट अगर थर्स्टी, अलर्ट और रेस्टलेस है तो माइल्ड है,
रैपिड और सीवियर में है ड्राउसी, कोल्ड एंड स्वेटी। अगर पल्स जो है रेडियल वो नॉर्मल है, ठीक है, तो माइल्ड है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आता है, स्किन भी इलास्टिसिटी जो खींचते हैं स्किन को भी इतनी ज़्यादा रिट्रैक्ट नहीं होती है, टंग भी मॉइस्ट है और यूरिन फ्लो भी नॉर्मल है, तो फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा 40 to 50 ml हुई है पर केजी। लेकिन सीवियर में ये सब उल्टा होता है, मतलब जो रेडियल पल्स है वो फील नहीं होती है या फिर बहुत तेज़ी से रैपिड होती है, ब्लड प्रेशर लेस देन 80 होता है और जो स्किन इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, टंग वेरी ड्राई हो जाता है, यूरिन फ्लो बहुत कम होता है और 100 से 110 ml पर केजी फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हमें बताना है, एजुकेट करना है कि आपको हाइजीनिक कंडीशन यूज़ करनी है। अगर टॉयलेट और आप उसको बाद आप हाथ धोइए, ठीक है, पानी पीने से पहले पानी को बॉईल कीजिए और सेल्फ लेट्रिन्स को यूज़ कीजिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम कंटिन्यू बढ़ती जा रही है तो हम तुरंत उसको रेफ़र करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बैसिलरी डिसेंट्री, सेकेंड टाइप है डायरिया का। बैसिलरी डिसेंट्री एक कंडीशन है जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है बाउल का, जो शिजेला बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इसका असेसमेंट आप कैसे करेंगे कि ब्लड स्टूल में ब्लड हो रहा है, ब्लड पाया जा रहा है, म्यूकस पाया जा रहा है और फीवर आ रहा है ना। इसके अलावा पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं और टॉक्सिक अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर कंटिन्यू अगर ये प्रॉब्लम बढ़ रही है तो कन्वर्जन्स भी आ सकता है और लेदार्जी भी कंडीशन हो सकती है। इसका मैनेजमेंट ये है कि हमें प्रिवेंट करना है, डिहाइड्रेशन को रोकना है। इसके अलावा हमें एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg 12 हार्डली 5 दिन तक देने हैं और प्रेग्नेंट वुमेन को ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। फिर फॉलोअप करना है कि हमें कंटिन्यू, अगर ये नहीं कंडीशन कवर नहीं होती है तो हमें वापस चेकअप के लिए आना है, ठीक है, और हमें कम्प्लीटली एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करनी है। अगर कंडीशन सीरियस होती जा रही है तो हमें कंटिन्यू उसको रेफ़र करना है पेशेंट को। और हेल्थ एजुकेशन देनी है, कंटिन्यू आप हैंड वॉशेस कीजिए, आप फूड और जो भी हम खा रहे हैं उसको कंप्लीट वॉश कीजिए, ठीक है। जो भी हम लैट्रिन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं उसको क्लीनिंग कीजिए, ठीक है, और अच्छे से सॉइल जो गारमेंट्स है उसको अच्छे से सॉप से क्लीन कीजिए। थर्ड टाइप होता है अमीबिक डिसेंट्री, जो कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है। इसमें भी डायरिया होता है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टूल, ब्लड इन स्टूल, म्यूकस इन स्टूल, अनप्लेजेंट ऑड्यूर होता है, कभी कभी विदाउट फीवर के भी ये डायरिया हो जाता है। इसके अलावा इसमें कॉन्स्टिपेशन या फ्लूटलेंस की प्रॉब्लम भी आ जाती है। क्या मैनेजमेंट रहता है इसमें, रिहाइड्रेट करना है पेशेंट को, आईवी फ्लूइड या ओरल के थ्रू न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है और मेट्रोनिडाजोल इसमें टैबलेट्स प्रोवाइड करनी है और रेफ़र करना है। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस हो गई हो तो उस पेशेंट को रेफ़र करना है। नेक्स्ट होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक प्रकार की एक बावल हैबिट होती है, मतलब जब हम यूजुअली जो बावल कंटिन्यू करते हैं, लिक्विडिटी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाती है नॉर्मल पैटर्न से और हार्ड हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, डेफिकेशन क्या होता है, बहुत हार्डली फील होता है और ओनली लेस देन 3 बाउल एक्शन आता है पर वीक, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि हम फाइबर डाइट बहुत कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कम हो जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, या कोई ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, साइकोजेनिक डिसऑर्डर की वजह से, ड्रग्स की वजह से, बाउल कैंसर की वजह से, या स्टूल हम इग्नोर कर देते हैं, गैप कर देते हैं पासिंग स्टूल में, या एनवायरमेंटल कॉज की वजह से। इन सब की वजह से क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ जाती है, ठीक है। क्या असेसमेंट करेंगे हम इसमें कि हम पॉजिटिव फैक्टर को असेस करेंगे, कितने टाइम से हो रहा है, ड्यूरेशन पता करेंगे और क्या इसके पीछे रीज़न ये आइडेंटिफाई करेंगे। क्या इसका ट्रीटमेंट होता है कि हमें एडवाइस करनी है हाई फाइबर डाइट और कंजप्शन जो होता है जैसे टी, कैफ, कॉफ़ी, उनको कम करना है, ठीक है। जो भी अगर हमें अर्ज हो रहा है डेफिकेशन का तो उसको मतलब हम बताएंगे कि आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको तुरंत वॉशरूम जाना है और रेगुलर बाउल हैबिट मेंटेन रखनी है, ठीक है। जो भी आप इस सब घोल है वो यूज़ कीजिए ताकि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम हो सके। कंटिन्यू फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है, और लेगिस्लेटिव ज़्यादा यूज़ ना करें। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको लैक्टोलोज देना है 15 to 20 ml ओरली एट नाइट, ठीक है, कंटिन्यू आपको लेना है ताकि आपका जो स्टूल है वो सॉफ्टनर हो सके, ठीक है। अगर कंडीशन कंटिन्यू बनी रहती है तो हम उसको रेफ़र किया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट है जॉन्डिस। जॉन्डिस भी एक बहुत सीरियस डिजीज़ है, सीरियस इलनेस है। इसमें पेशेंट को एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग होता है। ये एक साइन है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का, मतलब लीवर के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है और इसके साथ साथ राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में उसको पेन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो वायरल हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की वजह से होता है, जो कि क्यों होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाने की वजह से। और जो बी, सी और डी होता है वो पेरेंटल कॉन्टैक्ट, मतलब इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट की वजह से होता है,
ठीक है। इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देते हैं? बहुत तेज़ी से फीवर होता है, हेडेक होता है, चिल्स होता है, फटीग, मलेस आता है, बॉडी पेन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डार्क यूरिन और जॉन्डिस। ये सब एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के मतलब फीचर्स है कि ये दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट क्या करना है? हमें तुरंत जो भी हेपेटाइटिस है उससे रिलेटेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। ठीक है। सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है। केयरफुल, इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि कंटिन्यूम इसका प्रिवेंट करना है और कम्प्लीटली वैक्सीन अवेलेबल तो हमें वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।